और हम क्लॉटिंग फैक्टर और विटामिन के देते हैं और उसके अलावा वो कहते हैं हम एंटीप्लाज्मिन देते हैं। एंटीप्लाज्मिन देने का ये सिग्निफिकेंस है कि एंटीप्लाज्मिन जो है वो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट होने नहीं देती या उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखती हैं, जिसकी वजह से फिब्रिनोलाइसिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है और क्लॉट हमारे पास बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा महान बातें नहीं है। आपने अगर कोएगुलेशन के जो पाथवेज होते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को अच्छे से समझे भी हैं, फिजियोलॉजी पढ़ी भी है अच्छे तरीके से, तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे रिलेट करा दूंगी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास आर्टीरियल साइड पे कोएगुलेशन हो रही हो और वीनस साइड पे कोएगुलेशन हो रही हो तो क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर हम आर्टीरियल साइड और वीनस साइड की कोएगुलेशन के बारे में बात करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन एक ये चीज़ है कि जो आर्टीरियल साइड है ना, जब वहाँ पे कट लगता है तो इनिशियली वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स आते हैं। क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स आ जाते हैं। और प्लेटलेट्स के बाद जो फिब्रिन आता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, फिब्रिन समझ लो बस इतना होता है। ठीक है, जबकि हम अगर वीनस साइड की बात करें तो यहाँ पे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं जबकि फिब्रिन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोएगुलेशन को ट्रीट करने के लिए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहाँ ज़्यादा इफेक्ट करेंगी? आर्टीरियल साइड पे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस भी आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स हमने देनी है ना, वो हम किस तरह से दे सकते हैं। लेकिन एंटी क्लॉटिंग ड्रग देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने जो क्लॉटिंग ड्रग्स देनी है उनके लिए जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है वो हमने ऐसे क्यों बनाई है। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे पास जब इंजरी हो रही होती है तो कोएगुलेशन का जो पाथवे है वो किस तरह से स्टार्ट होता है ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके उसको रोक सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि जैसे ही इंजरी होती है, ठीक है, ये कोई एक वेसल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे जब इंजरी हुई और कट लग गया तो इस कट लगने के बाद आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं और उनके एक्सपोजर की वजह से प्लेटलेट को सिग्नल्स मिलते हैं और प्लेटलेट जो कि नॉर्मली यहाँ पे रन कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर और वो अटैच नहीं होते, लेकिन जैसी इंजरी होती है तो वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सबसे पहले क्या होना शुरू हो जाती है? प्लेटलेट एडहीजन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट की जो है वो एक बारीक सी लेयर यहाँ पर आकर अटैच होती है। अब यही जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मजीद अपने आप को भी एक्टिवेट करते हैं और मजीद प्लेटलेट्स को भी यहाँ पे बुलाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले प्लेटलेट की एडहीजन होती है, फिर प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है। ये सारा आपका फिजियोलॉजी का ही लिंक है। उसके बाद एक्टिवेशन के बाद ये मजीद प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाती है? प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्या शुरू हो जाती है? प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाती है। समझ लो, यहाँ पे ये प्लेटलेट आए, फिर ये एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद इन्होंने और प्लेटलेट्स को बुलाया तो यहाँ पे क्या होना शुरू होगी? प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाती है तो सिग्नल्स जाते हैं दो तरीकों से और आपके पास जो कोएगुलेशन का कैस्केड है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है जो कोएगुलेशन का कैस्केड है वो दो पाथवेज को इन्वॉल्व कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टिमुलस। या हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है या एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। अगर तो ये जो इंजरी है इस इंजरी की वजह से नीचे पड़ा टिश्यू फैक्टर एक्सपोज हुआ है। क्या एक्सपोज हुआ है? टिश्यू फैक्टर एक्सपोज हुआ है, जिसे हम क्या भी कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन भी। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? फैक्टर 7 की एक्टिवेशन होती है। ठीक है, और अगर नीचे हमारे पास जो कोलेजन पड़े हुए हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और ब्लड के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कोलेजन और ब्लड के एक्सपोजर की वजह से इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे के स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले जो फैक्टर स्टार्ट होता है वो होता है फैक्टर 12। ठीक है, अब मैं बाकी बात नहीं करूंगी, ये आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। दोनों पाथवेज जब चलते हैं तो सम क्या आता है? दोनों का सम ये आता है कि फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, दोनों की वजह से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे प्लेटलेट्स आई। ठीक है, अब प्लेटलेट्स ने यहाँ पे कोएगुलेशन करानी है, फिब्रिन को बुलाना है। फिब्रिन को कैसे बुलाएंगी? दो तरह के पाथवेज होते हैं, या तो प्लेटलेट्स में से कुछ मेडिएटर रिलीज होते हैं और वो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट कर देते हैं। और कब स्टार्ट करते हैं? जब कोलेजन ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है। या फिर हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सपोज होता है, वो फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली फैक्टर 10 की एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर 10 हमारे पास एक्टिवेट होता है ये क्या करता है? ये फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 2 को हम क्या भी कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, यानी इनएक्टिवेटेड फैक्टर 2। ये इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में, यानी कि 2A में। 2A में, ठीक है, किसमें? 2A में। ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। किसको कन्वर्ट करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। और फिब्रिन जो है ये यहाँ पे डिपॉजिट होके क्या करना शुरू कर देगा? क्लॉटिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, ताकि ये सील हो जाए एरिया। सही है, तो यहाँ पे अब क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? फिब्रिन। इस फिब्रिन को डिसॉल्व करने के लिए प्लाज्मिन होता है नॉर्मली। ठीक है, प्लाज्मिन होता है नॉर्मली जो कि क्या करता है? इस फिब्रिन को डिसॉल्व करता है।
ये प्लाज्मिन नॉर्मली क्या करता है, इस फिब्रिन को डिसॉल्व कर देता है नॉर्मली। वो भी कब डिसॉल्व करता है, जब क्लॉटिंग पक्की हो जाती है, नीचे से जो एंडोथेलियम कट हुआ था वो सील हो जाता है, तो उस टाइम तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन को एक्टिवेट करता है और प्लाज्मिन आके इसको डिसॉल्व कर देता है और ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान में बहुत 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 कोएगुलेशन हो रही है और एक बिला वजह कोएगुलेशन क्लॉटिंग बनते जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज मुझे बताओ क्या हो सकती हैं, क्या इसे इनहिबिट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हम प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट कर दें। पहला तरीका क्या है, एंटी प्लेटलेट्स दे दें। दूसरी बात यह है कि ये जो कोएगुलेशन होनी है, ये जो फिब्रिन डिपॉजिट होना है, हम क्या कर दें, इस फिब्रिन डिपॉजिट को ब्लॉक कर दें। इस फिब्रिन डिपॉजिट को ब्लॉक करने के क्या तरीके होंगे, एंटी कोएगुलेशन जो हम देंगे, एंटी कोएगुलेट जो हम देंगे बच्चों, उसमें या तो हमने क्या करना होगा, फैक्टर 10 को ब्लॉक करना होगा, या हमने फैक्टर 2 को ब्लॉक करना होगा, ठीक है, अभी हम देखेंगे जाके, या फिर हमारे पास ये जो फैक्टर एक्टिवेट हुए हैं ना, इनको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। इनको एक्टिवेट होने के लिए फैक्टर 7 को, 2 को, 9, 10 को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, पता है, विटामिन के। तो हम विटामिन के को अगर इनहिबिट कर देंगे, एक्टिवेशन नहीं होगी। दूसरी बात है, हम डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट 2 इनहिबिटर भी दे सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज अभी आगे जाके अप्लाई होंगी, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ये तो जब हमने किया ना, तो प्लेटलेट आएंगे ही नहीं, फिब्रिन आएगा ही नहीं, क्लॉट बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारे पास क्लॉट बन गया है, तो फिर इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। क्या दे सकते हैं, एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। और वो थ्रोम्बोलिटिक क्या करेंगी, प्लाज्मिन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, फाइब्रिनोलाइसिस को बढ़ाएंगी, क्लॉट को रिजॉल्व करेंगी। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने करना क्या है। इसमें हमने कोएगुलेशन का जो स्टेप है, जो पाथवे है, उसको इनहिबिट करना है। अब यहाँ पे आ जाओ कि जो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स आपको लिखवाने लगी थी, फिर मैंने कहा पहले हम ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लें। तो एंटी क्लॉटिंग में हम क्या दे सकते हैं, सबसे पहले एंटी प्लेटलेट्स देंगे ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन ही ना हो। अगर एग्रीगेशन हो चुकी हुई है तो हम इसमें क्या दे सकते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स दे सकते हैं ताकि कोएगुलेशन ही ना हो। अब एंटी कोएगुलेशन के लिए देखो हमने क्या देनी है, हम तो ये चाहेंगे कि फैक्टर्स एक्टिवेट ही ना हो, ठीक है, फैक्टर एक्टिवेट ही ना हो। उसके लिए हम विटामिन के एंटागोनिस्ट या विटामिन के को जो वारफरिन ब्लॉक करती है, रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाने देती, वो दे देंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास जो फैक्टर 2 है, फैक्टर 10 है, उसको डायरेक्टली इनहिबिट करेंगे या इनडायरेक्टली इनहिबिट करेंगे ताकि कोएगुलेशन का जो पाथवे है वो चले ही ना। और अगर कोएगुलेशन हो गई है और थ्रोम्बस बन गया है, तो लास्ट चॉइस ये होती है कि एंटी थ्रोम्बिन दे देते हैं ताकि क्लॉट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई सारी। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एंटी प्लेटलेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एंटी प्लेटलेट से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान से और बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंटी प्लेटलेट्स में हमने कहा कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट है। उसके बाद अगर तो ये वेसल वॉल बिल्कुल नॉर्मल है तो प्लेटलेट ने तो यहाँ एक्टिव आना ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, एंडोथीलियल इंजरी हुई है, क्या हुआ, एंडोथीलियल इंजरी हुई, तो इस एंडोथीलियल इंजरी की वजह से 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो 3 चीज़ें ये हो सकती हैं कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो ब्रेक डाउन होगा और कन्वर्ट होगा किसमें, एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड आगे कॉक्स की मदद से कन्वर्ट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन में, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है पहले H2 और G2 होते हैं और फिर उनमें से आगे बन जाते हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड E2, एंड उसके अलावा यहाँ पे होता है थ्रोम्बोक्सेन A2। ये जो थ्रोम्बोक्सेन A2 है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, इसके नाम में A आता है ना, तो याद रखो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, और ये I आता है तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। सो एक तरीका ये है कि जब इंजरी की वजह से थ्रोम्बोक्सेन रिलीज होना है और इसने प्लेटलेट को यहाँ पे एग्रीगेशन करवानी है, तो हम क्या कर दें, हम कॉक्स को इनहिबिट कर सकते हैं ताकि हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन बने ही ना, और जब ये ना बने तो एग्रीगेशन ना हो। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, थ्रोम्बोक्सेन को इनहिबिट करना है। और थ्रोम्बोक्सेन को इनहिबिट करने के लिए, थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, कॉक्स इनहिबिटर देंगे। और बेस्ट वाला जो कॉक्स इनहिबिटर जो स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में यूज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, वो एस्पिरिन है। और क्यों एस्पिरिन है वो भी समझाती हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरी बात ये है कि जब एंडोथीलियल इंजरी होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ADP रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ADP मॉलिक्यूल्स होते हैं।
यहाँ से हमारे पास एडीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये जो आपका प्लेटलेट है इस प्लेट के ऊपर ना यहाँ पे एडीपी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। सो एडीपी जाके इन रिसेप्टर पे लगता है। उन रिसेप्टर पे लगने के बाद क्या करता है कि प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है और प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद अपने सरफेस रिसेप्टर को एक्सपोज कर लेती है जो कि नॉर्मली अंदर होता है, ठीक है। इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A भी कहते हैं, सही है। तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये आपकी मेम्ब्रेन के साथ एडहीजन शुरू कर देते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एडीपी रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे दें तो एडीपी जाके इसको एक्टिवेट ही नहीं करेगा और इसको पता ही नहीं चलेगा कि इंजरी हुई है। सो दूसरी हमारे पास चीज क्या है कि हम एडीपी रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे दें। क्या दे दें? एडीपी रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे दें। और तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि जो इसके अपने रिसेप्टर्स हैं जो इसको एडहीजन करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, तो हम इनको भी इनहिबिट कर सकते हैं। सिंपल। तो ये आपके पास एंटी प्लेटलेट्स हो गई। क्या एंटी प्लेटलेट्स हो गई कि हम एंडोथीलियम इंजरी में से जब रिलीज होता है एराकिडोनिक एसिड और थ्रोम्बोक्सिन रिलीज होता है तो वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, तो थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट कर देंगे, कॉक्स को इनहिबिट करके, या एडीपी रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे, या इसके अपने रिसेप्टर जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A है जो इसे हेल्प करता है एडहीजन में, उसको ब्लॉक कर देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्पिरिन से कि एस्पिरिन जो है वो क्या काम करता है और एस्पिरिन को हम स्पेसिफिकली क्यों यूज करते हैं। बात तो ये है ना कि एस्पिरिन जो है वो आपके पास एस्पिरिन जो है अगर ये थ्रोम्बोक्सिन को ब्लॉक कर रहा है तो साथ ही साथ ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को भी तो कर रहा है। अगर ये एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है तो ये जो एग्रीगेशन इनहिबिशन होनी थी उसको भी तो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट जो है वो एग्रीगेशन इनहिबिशन की तरफ ज्यादा किस तरह से जाता है ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नॉर्मली मैंने बताया जैसे एंडोथीलियम इंजरी होती है तो जो फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फोलिपिड जो है उसके ऊपर एक्टिव करता है काम करता है कौन? फॉस्फोलाइपेज 2, ठीक है। कौन काम करता है? फॉस्फोलाइपेज 2 काम करता है उसके ऊपर। यार नया मार्कर था अभी, चलो ये काम ही नहीं कर रहा, हम इसी से काम चला लेते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं फॉस्फोलाइपेज 2, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज 2 जब उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो उसमें से बनता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड जो है ये दो पाथवेज में जा सकता है। अगर कॉक्स एक्ट करेगा या लाइपोक्सिजनेज एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ल्यूकोट्राइन में। और अगर इसके ऊपर कॉक्स एक्ट करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में और G2 में, जो कि पैरेंट मॉलिक्यूल है। ये जो G2 है और H2 है ये आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में, D2 वगैरह में, ठीक है, जिनका काम फीवर और इन्फ्लेमेशन वगैरह को एनहांस करना है। लेकिन हमारा कंसर्न बाकी दोनों से है। बाकी दोनों में कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है या फिर हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 है। अब ये होता है कि जब एस्पिरिन आके इन दोनों को इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देता है ना, इरिवर्सिबली क्या कर देता है? कॉक्स को ब्लॉक कर देता है। उस कॉक्स को जो कि क्या बना रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बना रहा है कहाँ पे? एंडोथीलियल सेल्स में। और उस कॉक्स को भी ब्लॉक कर देता है जो थ्रोम्बोक्सिन बना रहा है कहाँ पे? प्लेटलेट में, ठीक है। तो इनिशियली दोनों ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबली ब्लॉक कर देता है तो अब हमारे पास जब एंजाइम कॉक्स ने दोबारा आना होगा एंडोथीलियम में या प्लेटलेट में तो कॉक्स को दोबारा से सिंथेसाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो एंडोथीलियम में तो कॉक्स जो है वो दोबारा से सिंथेसाइज हो जाता है और जब ये दोबारा से सिंथेसाइज हो जाता है तो वहां पे I2 बन जाते हैं और जब I2 बन जाते हैं तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो अगर एक दफा उसका कॉक्स इनहिबिट हो गया तो वो दोबारा से तो कॉक्स नहीं बना सकता। सो दोबारा से कॉक्स नहीं बनाएगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट रहेगी। सो प्लेटलेट एग्रीगेशन यूं भी इनहिबिटेड रहेगी और क्योंकि I2 एक्टिवेट हो गया तो वो भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट रखेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट आएगा आपके पास प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन का, ठीक है, जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन कम होगी और MI या स्ट्रोक वगैरह के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ आई कि सिर्फ जो एनसेड्स हैं उनमें से एस्पिरिन ही क्यों यूज की जाती है कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड इश्यूज के लिए, क्योंकि एस्पिरिन इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती है कॉक्स को प्लेटलेट्स में और प्लेटलेट्स जो है वो दोबारा से इसको सिंथेसाइज करके जो प्लेटलेट एग्रीगेशन की एबिलिटी थी थ्रोम्बोक्सिन में उसको हासिल नहीं कर सकते। सो ये इनहिबिटेड रहेगा, ठीक है। तो एस्पिरिन वाली बात समझ आ गई। अब अगर हम एस्पिरिन के यूजेस की बात करेंगे तो आपको समझ आ गया है कि इसको हम कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड इश्यूज में यूज कर सकते हैं, यानी कि एस्पिरिन को हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में। उसके अलावा इसको यूज कर सकते हैं MI में, प्रिवेंशन ऑफ MI में, जिसको पहले से MI हो चुका है 1 या 2 बार तो उनमें भी ये दी जाती है। 75 mg जो है वो डेली बेसिस पे हम इसको दे सकते हैं और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो 50 से लेकर 325 पे आती है। अब डॉक्टर देखेगा कि पेशेंट में किस नोयत की कोएगुलेशन एबिलिटी है, फिर उस नोयत की वो इसको रिकमेंड करेगा, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट जो है ना यार, सारी एंटी कोएगुलेशन उनका आपको पता क्या है, वो क्या करती हैं कि कोएगुलेशन को खत्म कर देती हैं। तो अगर कहीं पे कट लग भी जाएगा तो वहां पे क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी एज सच, क्योंकि ड्रग्स ने उनको इनहिबिट किया हुआ है, तो वहां से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, आपके पास ब्लीडिंग टेंडेंसी
बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है और इस ब्लीडिंग टाइम की वजह से इंसिडेंस जो होता है हैमरेज का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हैमरेज ब्रेन के अंदर होगा तो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं और जब स्ट्रोक में चांसेस होगा उसके अलावा जीआईटी की ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाली ड्रग आ जाती है। पहली वाली ड्रग की बात हमने कर ली जिनसे हमने क्या कर लिया, कॉक्स को इनहिबिट कर लिया। दूसरी बात हम क्या कर रहे थे कि हम क्या दे सकते हैं, प्लेटलेट एडीपी रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हैं। इन रिसेप्टर, ये जो एडीपी के लिए रिसेप्टर होते हैं इन्हें हम P2Y12B कहते हैं, ठीक है। सो ये वही रिसेप्टर हैं जो एडीपी के लिए रिसेप्टर होते हैं, कहाँ पे, प्लेटलेट्स के ऊपर। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्रग देके इन रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे। जब ये रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो इनकी एक्टिवेशन वगैरह नहीं होगी। सो कौन सी ड्रग्स हैं जिन्हें हम देके इसको इनहिबिट कर सकते हैं, तो एक है हमारे पास टिक्लोपिडीन, ठीक है। कौन सी है, टिक्लोपिडीन है। दूसरी हमारे पास है क्लोपीडोग्रेल, क्लोपीडोग्रेल, इनके एंड पे ना ग्रेल ग्रेल वगैरह आता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आती है फ्यूसोग्रेल जो कि न्यूली सिंथेसाइज है, और देन हमारे पास आ जाती है कैंग्रियोलर, ठीक है। ये वाली डिफरेंट तरह की ड्रग्स हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि इनहिबिट कर देती हैं प्लेटलेट के ऊपर एडीपी रिसेप्टर को, और जब एडीपी रिसेप्टर इनहिबिट हो जाते हैं तो आगे जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B है या 3A है वो भी एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो प्लेटलेट की एडहीजन और हैंस प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी जो कि हम चाहते थे, ठीक है। तो हम अपना इफेक्ट इससे हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कहता है ये वाली जो दोनों हैं ये ओरली दी जाती हैं। उसके अलावा ये जो कैंग्रियोल है ये हम इंट्रावीनियसली देते हैं। ये तीनों की तीनों जो हैं वो इसको ब्लॉक कर देती हैं इरिवर्सिबली। लेकिन जो आपके पास टिक्लोपिडीन है और ये वाली जो आर आता है जिसके एंड पे, ये क्या करती हैं, रिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं, जबकि ये दोनों एंजाइम को इरिवर्सिबली या रिसेप्टर को इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है जी। उसके बाद यार इनके यूजेस लिखे हुए हैं लिपिन के अंदर अलग अलग और कैडजन के अंदर इकट्ठे लिखे हुए हैं कि जाहिर है इनके भी यूजेस वही होंगे। जब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन होने नहीं दे रही तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस। अब कैडजन के अंदर अलग अलग लिखे हुए हैं कि ये जो क्लोपी वाली ड्रग है, ठीक है, ये जो क्लोपीडोग्रेल है इसको हम यूज कर सकते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। इसको हम यूज कर सकते हैं एमआई को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, पल्मोनरी आर्टीरियल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा वो कहता है थ्रोम्बोलिटिक इवेंट में हम इसको प्रोफाइलैक्सिकली भी देते हैं, और ऐसे थ्रोम्बोलिटिक इवेंट में जो एसोसिएटेड होते हैं स्टंटिंग वगैरह के साथ उनमें भी हम ये क्लोपीडोग्रेल देते हैं। तो क्लोपीडोग्रेल की आप लोग यूजेस अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो टिक्लोपिडीन है, टिक्लोपिडीन के बारे में बताता है, टी से याद रखो इसको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक में, स्ट्रोक में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा है, और जब पेशेंट और किसी ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो एंड पे हमने टिक्लोपिडीन देनी है। जो प्रेसोसुग्रल है जो मैंने बताया बिल्कुल अभी न्यूली सिंथेसाइज हुई है, इसको भी थ्रोम्बोलिटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, और उसके अलावा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, चाहे फिर वो ST सेगमेंट एलिवेटेड है या नॉन एलिवेटेड है, उसमें देते हैं। और लास्ट वाली हमारे पास एक और ड्रग भी बताई हुई है लिपिन के अंदर जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, टिकाग्रीलो, ठीक है यार, जो भी है इसको भी हम यूज कर सकते हैं आर्टीरियो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए उन पेशेंट में जिनको अनस्टेबल एंजाइना हो या प्रीवियसली MI वगैरह की शिकायत हो, ठीक है। और ये जो कैंग्रियोलर वाली थी जो कि रिवर्सिबली उसको इनहिबिट करती है, इसको भी हम अगेन MI में MI को प्रिवेंट करने के लिए या PCI वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इनके यूजेस को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और याद करने वाली भी ऐसी कोई बात नहीं है, सारी की सारी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस में दी जाती हैं। बस इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि प्लेटलेट के ऊपर ADP के लिए जो रिसेप्टर्स हैं ये उन रिसेप्टर को इनहिबिट करती हैं। तो दो बातें तो हो गई, या हम क्या कर सकते हैं, थ्रोम्बोएक्सेन को इनहिबिट कर सकते हैं, या हम ADP रिसेप्टर को इनहिबिट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास आ गई कि प्लेटलेट के ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं, और वो रिसेप्टर क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 3A2B रिसेप्टर होते हैं, 2B3A, ये उनको एडहीजन के लिए हेल्प करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इनको भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ब्लॉक करने के लिए कहते हैं जो ड्रग है वो है हमारे पास एक्सीजिमब, ठीक है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और ये क्या करती है, ये इस रिसेप्टर के ऊपर किसी भी फिब्रिन को या किसी भी लाइगेंड को बाइंड होने नहीं देती। जब ये उसके ऊपर बाइंड होने नहीं देती तो इसको इनएक्टिवेट कर देती है, और इनएक्टिवेट कर देती है तो जो प्लेटलेट एडहीजन होनी है इस रिसेप्टर की वजह से वो नहीं होगी। अब वो कहता है कि कुछ और ड्रग्स भी हैं जिनके डुअल एक्शन है, ठीक है, डुअल एक्शन है एंटीप्लेटलेट में, उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं वो हमें बताई हुई हैं, डाइपाइरिडोमोल, ठीक है, डाइपाइरिडोमोल, और उसके अलावा हमें साइलोस्टेजोल,
ठीक है, ये वाली ड्रग्स जो है बताई गई और कहते हैं इनका डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इनका जो डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरह से है, ये एक तो ये करती हैं कि नॉर्मली फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देती हैं। जब फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट हो जाता है तो साइक्लिक EMP हाइड्रोलाइज नहीं होता, साइक्लिक EMP के लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। साइक्लिक EMP के जब लेवल ज्यादा होते हैं तो साइक्लिक EMP इनहिबिट करके रखता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है ना, तो उसका एक ये तरीका भी है, डायपाइरिडोमोल देके या फिर हमारे पास साइलोस्टिजोल देके हम क्या कर सकते हैं, साइक्लिक EMP के लेवल बढ़ा के प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करा सकते हैं। और नेक्स्ट बात इसके अंदर ये की हुई उन्होंने कि ये क्या करती हैं, ये एडिनोसिन के अपटेक को रोकती हैं। ठीक है, एडेनोसिन का जो अपटेक है उसको इनहिबिट करती हैं और एडिनोसिन के जो लेवल हैं सीरम के अंदर वो बढ़ते हैं, और सीरम के अंदर जब एडिनोसिन ज्यादा होता है तो वो भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। तो इन ड्रग का डुअल मैकेनिज्म है, ना सिर्फ ये साइक्लिक EMP की लेवल बढ़ा रही हैं बल्कि ये प्लाज्मा के अंदर एडिनोसिन को भी बढ़ा रही हैं, और जब उसको बढ़ा रही हैं तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम कैटजन की तरफ से बात करें तो कैटजन ने इन सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करने के बाद एंड पे इनकी यूजेस बता दिए दोबारा से, जो कि मैंने आपको साथ साथ ही बता दिए। तो कैटजन में बताया हुआ है कि एस्पिरिन को हम देते हैं MI में, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में, इस्कीमिक स्ट्रोक में या थ्रोम्बोलिक इवेंट में। इसी तरह ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2 वाले हैं इनको भी हम देते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वगैरह में। ठीक है, और बाकी जितने भी ADP रिसेप्टर के यूजेस थे वो मैंने आपको साथ ही साथ बता दिए थे। ठीक है, इनकी टॉक्सिसिटीज अगेन आपको समझ आ गई हैं कि टॉक्सिसिटीज की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, स्ट्रोक हो सकता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से, उसके अलावा ब्लीडिंग होती है GIT में, और हेडेक और पल्पेशन वगैरह भी इंक्रीज हो सकती है। सो पहली वाली जो चीज़ थी हमारे पास ब्लड के अंदर क्या एंटी प्लेटलेट, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एंटी कोएगुलेशन डिस्कस करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान सी हैं।